और मौसम और उससे जुड़ी घटनाओं की वजह से केरल से लेकर केदारनाथ तक कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली और आसपास कल की बारिश में 13 लोगों की मौत हो गई। करंट लगने, पानी में डूबने और दीवारें गिरने से ये मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का और बाढ़ का कहर जारी है। उत्तराखंड में कई रास्ते बंद हैं और हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद से कई लोग लापता हैं। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों को, ये नोएडा की तस्वीर है जहाँ पर के अंडर पास में काफ़ी पानी भरा हुआ था। और अंदर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर कि पानी को निकालने के लिए लगातार यहाँ पर मशक्क़त चल रही थी। ये लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कि कई जगह शॉपिंग मॉल में और इमारतों में पानी घुस आया। ये उत्तराखंड की तस्वीर है जहाँ पर कि कई जगहों पर बादल फटने की खबरें आई हैं और इससे भारी नुकसान की खबर भी सामने आई है। तो उत्तराखंड में भी बादलों का कहर लगातार जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर कि कई नदियों में अधिक पानी आने के कारण जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। किनारे में बसे लोगों को निकाला गया। ये एक इमारत है जो हिमाचल प्रदेश में गिर गई। और दिल्ली और एनसीआर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं। सिर्फ दिल्ली में ही 6 लोगों की जान गई। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर मकान गिरने से 1 की मौत हुई और 2 लोग घायल हैं। खोड़ा इलाके में गटर में गिरने से मां बेटी की मौत हो गई। मीठापुर में करंट लगने से 28 साल के प्रभात की जान चली गई। बिंदापुर में करंट लगने से ट्यूशन जा रहे 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। संगम बिहार में करंट लगने से एक 22 साल के लड़के की मौत हो गई। और ये आईटीओ की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर कल देर रात बारिश के कारण ज़बरदस्त जाम लगा था। यहां पर सड़कों पर पानी भर आया था जिसके कारण वाहन रेंगते हुए चल रहे थे और इसी कारण यहां पर जाम की भी स्थिति पैदा हो गई थी। केवल आईटीओ ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में ये इस तरह से पानी भरने के कारण ट्रैफिक पर बहुत बुरा असर पड़ा था। लोगों को घर पहुँचने में कई घंटे लग गए थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सामने की, जहाँ पर पानी भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये रायसीना रोड है जहाँ पर कि सड़कों पर पानी भरा हुआ। ये संसद भवन के ठीक सामने की सड़क है। और दिल्ली के पास गुरुग्राम में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। फरीदाबाद बल्लभगढ़ में भी पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हुई है। गाजियाबाद में एक दुकान का साइन बोर्ड गिरने से 1 की मौत की खबर है। और वहीं गाजीपुर की खोड़ा कॉलोनी में बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। इस पानी में 23 साल की एक महिला और उसका 3 साल का लड़का डूब गया। हमारी सहयोगी मानसी जोशी आज मौके पर पहुंची। उनकी रिपोर्ट देखते हैं। गुरुवार को हुई दिल्ली एनसीआर में बारिश जहां एक तरफ ट्रैफिक जैम और अपने साथ जल जमाव लेकर आई, वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर के खोड़ा कॉलोनी के पास एक बड़ा हादसा भी हुआ है। दिल्ली में ये दूसरी बार है, 4 दिन में ये दूसरी बार है जब ऐसा हादसा देखा गया है। मैं इस समय गाजीपुर की खोड़ा कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये एक ड्रेन है। यहाँ पर एक नाला है जो बारिश का पानी पड़ने के बाद ये नाला पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गया था। पूरे इलाके में बताया जा रहा है पानी भर गया था और इस नाले में डूबने से एक 23 साल की महिला और उसके 3 साल के बच्चे की मौत हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक शाम को बाजार लगती है जिसमें महिला अपने बच्चे के साथ खरीदारी करने के लिए पहुँची थी और वो फिसल के बच्चे का पैर फिसला और उसको बचा
बचाने की वजह से महिला और बच्चा दोनों स्ट्रेन में गिर गए और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद करीब 11 बजे महिला और उसके बच्चे का रेस्क्यू किया गया। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये नाला है और ये नाला जो है बरसात के समय में पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर खुदाई का काम चला है। रेस्क्यू के बाद यहाँ पर तोड़-फोड़ हुई है। कल जो हादसा हुआ वो कितने बजे के करीब हुआ और क्या जानकारी है? 7:30 बजे करीब हुआ था। 7:30 बजे के करीब। हाँ जी। तो हादसे के तुरंत बाद आप लोगों ने इन्फॉर्म किया? इन्फॉर्म किया तो हमको सब लगे हुए थे निकालने में, उसने डाली थी, उसको डाला था, खड़े हुए थे यहाँ पे। तो क्या ये पहली बार है किस तरीके का हादसा? कई बार पहले एक महिला डूब चुकी है। हाँ। पहले एक महिला डूब चुकी है। तो एमसीडी इस बारे में कुछ नहीं, कोई सक्रिय नहीं है। कोई सक्रिय नहीं है, सरकार ने कोई सहायता नहीं करी। ये कहते दिल्ली वाले का, ये कहते खोड़ वालों का है, दिल्ली वाले का खोड़ वाला का है। इसमें आपकी लड़ाई होती है, सीमा विवाद की लड़ाई चलती रहती है। अच्छा, सीमा विवाद है। यहाँ पे बता रहे हैं कि दिल्ली कहता है कि यूपी का मामला है, यूपी कहता है दिल्ली का मामला है और यहाँ पर लगातार ऐसे हादसे भी पहले हो चुके हैं। नाला की कमियों की वजह से गई है वो। मैं गैस वाले में भी रात को आया था, सीआरपी कैंप है, फुटपाथ और सब सेवा लेवल अब नई बच्चियों की और बुत बाजार लगाता बच्चे सब सब्जी लेने आते हैं, उसको नहीं पता होगा भीड़ भाड़ की वो नाले में गिर गई, उसका क्या हर्जाना दोगे आप? तो इस तरीके के हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। बताया जा रहा है कि ड्रेनेज का काम यहाँ पे थोड़ा रहेगा भी रास्ता दे और दीजिए। ड्रेनेज का काम यहाँ पे चल रहा था, जिसके बाद इस इलाके की खुदाई भी हुई है। बारिश का पानी भर गया और बच्चे और माँ दोनों का पैर फिसला, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। दिल्ली के गाजीपुर से सहयोगी एसपी द्विवेदी के साथ मानसी जोशी, NDTV। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई है। टिहरी में 3, हरिद्वार में 4, देहरादून में 2 और गैरसैंण में 1 की मौत हुई है। नैनीताल जिले में भारी बारिश से एक बच्चा बह गया। देहरादून जिले में 2 लोगों की नाले में बहने से मौत हो गई। हरिद्वार जिले में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं। रुड़की में 2 लोगों की और गैरसैंण में 1 की मौत हुई है। और उत्तराखंड में भारी बारिश से पिछले 24 घंटों में 250 से भी ज़्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। इस बीच केदारनाथ के 450 यात्रियों को गढ़वाल मंडल विकास निगम और पुलिस चौकी में सुरक्षित ठहराया गया है। 200 यात्रियों को हेलीकॉप्टरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग में जंगल चट्टी, घोड़ा पड़ाव, लिंचोली, बड़ी लिंचोली, भीमबाली अवरुद्ध है। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग लिंचोली में भूस्खलन से बंद है। रामबाड़ा के पास भूस्खलन होने से 2 स्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और नैनीताल की ठंडी सड़क पर शनि मंदिर के पास पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरने के बाद पैदल मार्ग थम गया है। पत्थरों ने बिजली के खंभों, पेड़ों और सड़क किनारे लगी रेलिंग को चौपट कर दिया। नैनीताल झील के पश्चिमी हिस्से में पड़ने वाली ठंडी सड़क अब भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील बनने जा रही है। सदियों से भूस्खलन की मार झेलते आ रही सड़क में 90 के दशक से भूस्खलन रिकॉर्ड किया गया, जब डीएसबी कैंपस से लगे एक बड़े भूभाग में भूस्खलन हुआ और पहाड़ी का एक हिस्सा नैनी झील में समा गया। और घनसाली क्षेत्र के घनसाली केदारनाथ मोटर मार्ग पर मुयाल गांव के समीप मोटर पुल के ध्वस्त होने के कारण एसडीआरएफ टीम द्वारा घनसाली ने ग्रामीणों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। और पहाड़ों पर बारिश के बाद जल स्तर बढ़ने का असर अब ऋषिकेश में भी देखा जा रहा है। गंगा में तेज लहरें उठ रही हैं। अभी गंगा वार्निंग लेवल से बह रही है। पुलिस प्रशासन वहां पर अलर्ट है। और इसी पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथ ही सभी श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा की आशा करता हूं।
सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो राहत और बचाव कार्य में प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करें। इस दुख की घड़ी में मेरी सहानुभूति सभी पीड़ित परिवारों के साथ है। वहीं वाराणसी में गंगा का जल स्तर 2-3 दिनों में करीब 10 फुट बढ़ गया है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थल भी बदल गया है। गंगा आरती अब 10 फुट दूर हो रही है। गंगा में छोटी नाव का चलना जिला प्रशासन ने बंद करवा दिया है। गंगा किनारे के अधिकांश मंदिर गंगा में समा गए हैं। पुरोहितों की चौकियां भी अब घाटों से हटाकर ऊपर कर दी गई। गंगा की धारा से शमशान घाट भी जलमग्न हो गया। हरिश्चंद्र महाशमशान घाट का शवदाह स्थल भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। अब शवदाह घाट की सीढ़ियों पर हो रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बुधवार रात को तबाही मचाने वाली बारिश हुई। बागी, मलाणा, थलटू, खोड़, समेज में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए। बादल फटने के बाद से 50 से भी अधिक लोग अभी लापता हैं। अब तक 4 शव बरामद किए गए। हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहाँ क्लोड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग हैं और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी प्रकार के प्रबंध हमने करने के निर्देश सुबह रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में सुबह सुबह बादल फटने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। सबसे अधिक नुकसान बागी पुल के पास हुआ है, जहां 7 लोगों के लापता होने की सूचना है। उपायुक्त कुल्लू तोरुल रवीश ने बताया कि श्रीखंड यात्रा के बेस कैंप में बादल फटने से कुछ लोग लापता हैं। नेशनल हाईवे NH-21 में फिलहाल वाहनों की आवाजाही बंद है। लोगों को रायसन पुल से होते हुए मनाली की ओर भेजा जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी दिल्ली के राजेंद्र नगर जैसी घटना सामने आई है, जहां बेसमेंट में पानी भरने से एक युवक, एक युवती और बच्चे की मौत हो गई। कल रात से हो रही तेज बारिश की वजह से विश्वकर्मा थाना इलाके में सुबह करीब 4 बजे मकान के पिछले हिस्से की दीवार टूट जाने से अचानक तेज बहाव से पानी आ गया। अचानक दीवार टूटकर घुसे पानी से मकान में सो रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग मकान से बाहर आ गए, लेकिन 19 साल की पूजा और 4 साल की पूर्वी मकान के अंदर ही फंस गए। 22 साल का कमल घर से बाहर निकल गया था, लेकिन मोबाइल लेने फिर से नीचे चला गया और तेज़ गति से पानी भर जाने से वापस बाहर नहीं निकल सका। पानी में इस तरह डूबकर 3 लोगों की मौत हो गई। और इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुबारक। राजधानी जयपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां कल देर रात करीब 4 बजे एक मकान के बेसमेंट में हम कह सकते हैं कि पानी भरा और शवों को जो है अब एसडीआरएफ और तमाम पुलिस की टीमों को एक बड़ी सफलता यहां आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस में शवों को ले जाया जा रहा है। पहला शव जो है वो सीधा एम्बुलेंस में रखा गया। दूसरे शव के लिए जो है एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो प्रयास कर रही थी, करीब 8 घंटे तक एक लंबी जद्दोजहद एसडीआरएफ और तमाम पुलिस के अधिकारी और तमाम जो पुलिस के लोग थे वो कोशिश कर रहे थे इन शवों को बाहर निकालने की। और इसी बीच हम कह सकते हैं कि पहला जो शव है वो निकाल लिया गया है और एम्बुलेंस में रख दिया गया और दूसरे शव को लेने के लिए एक बार फिर से जो एसडीआरएफ के जवान हैं उन्होंने गोता लगाया है, उन्हें रस्सी से बांधकर जो है बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं परिजन कहीं ना कहीं पुलिस समझाइश कर रही है, परिजनों को रोकने का जो है वो प्रयास। और दूसरा जो शव है मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा, देखिए जो दूसरा शव है जो कि उस युवक का है वो भी अब जो है वो बाहर निकाल लिया गया है, आप देख सकते हैं। और तीसरा शव भी हम यहाँ कह सकते हैं कि तीसरा जो बच्चे का शव है उसे भी अब बाहर ले जाया गया है। और करीब 4 वर्षीय मासूम बच्चा था जो कि कल देर रात हुई बारिश के चलते पानी में डूब गया और करीब 12 फीट से गहरा ये मकान था जहाँ बेसमेंट बना हुआ था
उसमें कहीं ना कहीं इन 3 जो लोग हैं, दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद राजधानी जयपुर में एक बड़ी घटना है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस और तमाम जो पुलिस के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है और तीनों शवों को जो है अंदर रख लिया गया है। उसके बाद अब जो है सीधा जो है मोर्चरी ले जाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम उनके परिवार के जो लोग हैं, निर्मल परिवार के जो लोग हैं, उनसे पुलिस के अधिकारी समझाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी जो ये घटना है इस बारिश के चलते, क्योंकि पूरे प्रदेश में और राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो पूरे राजधानी के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो सूचनाएं मिल रही है। कई जगह पानी में युवक बह गया है, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही है, कहीं मकान ढह गए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती यहाँ ये जो बारिश जो आफत बनकर आई है ये साबित होती हुई दिखाई दे रही है। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। वायनाड में जो कुछ हुआ वो बहुत ही डराने वाला था। न जाने कितनी इमारतें मलबे में दब गईं। अब तो बस एहसास ही हो रहा है कि इस जगह पर पहले क्या होता था। वायनाड से रौनक कुकड़े अधिक जानकारी दे रहे हैं। वायनाड जिले में हुए लैंडस्लाइड में सबसे ज्यादा प्रभावित है मुंडकई गांव और उसी मुंडकई गांव में एनडीटीवी की टीम पहुंची है। आपको पहले तस्वीरें दिखा दें। ये पूरी जो तमाम जगहें आपको दिख रही है, यहाँ पर घर हुआ करते थे, लेकिन आज ये पूरे घर जो है वो जमीन दोस्त दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये लैंडस्लाइड हुई और किस तरह से तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक भी घर, आसपास एक भी घर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य शुरू है। यहाँ पर सबसे देर बाद जो है वो टीम यहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो पाई है, क्योंकि जो चूरमला गाँव था वहाँ से यहाँ आने के लिए जो रास्ता था वो पूरी तरीके से बह गया था। और सबसे बड़ी दिक्कत आर्मी या एनडीआरएफ के सामने यही चुनौती थी कि वो जल्द से जल्द मुंडकई गांव में कैसे पहुंचे। और इस वक्त जेसीबी भी यहां पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि कई खोजी कुत्तों की मदद से जो डेड बॉडीज़ है उनको भी यहां पर खोजने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मलबा यहां पर देखने को मिल रहा है। कई बड़े बड़े पेड़ जो लैंडस्लाइड हुआ, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि कई बड़े बड़े पेड़ जो है वो उखड़कर यहाँ पर बहते हुए आ गए, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। आप नीचे की तरफ भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो वहाँ पर भी कई सारे घर थे जो कि धराशायी हो गए। वहाँ पर जेसीबी की मदद से फिलहाल ये जो डेड बॉडीज़ है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये भी खोजा जा रहा है कि क्या कोई अब भी यहाँ पर बचा है या नहीं, इसकी आशंका है। इस तरह की पूरी जो कोशिश है वो यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स करती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर भी देखिए, ये भी पूरा जो एरिया था, ये भी पूरा एरिया यहाँ पर घर हुआ करते थे, कई रिसोर्ट, कई होम स्टे, क्योंकि ये एक ऐसा पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंदीदा जगहों में से एक ये मानी जाती है। लिहाजा जगह जगहों पर यहाँ पर रिसोर्ट्स जो है वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सब कुछ पानी के इस बहाव में और जिस तरह से जो लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ, उसके साथ जो मलबा आया वो सब कुछ यहाँ से बहा कर ले गया। तो लगभग 100 के करीब, अभी जो जानकारी अब तक मिल रही है, 100 के करीब जो बॉडीज़ है वो यहाँ से रिकवर की गई है और अब भी बचाव का कार्य जो है वो देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, वायनाड, मुंडकई गांव। और हादसे वाले दिन पहाड़ों से लुढ़ के बड़े बड़े पत्थर गांव तक पहुंच गए। उन पत्थरों ने कई गांवों को नष्ट कर दिया। इस बारे में रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखते हैं। केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड का जो केंद्र था उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये पहाड़ जो नज़र आ रहा है, फिलहाल वहाँ पर थोड़ा आपको धुंध भी दिखाई दे रही होगी। ये कोहरे की धुंध है और मुख्य तौर पर अगर देखें तो वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने खुद के लिए जगह बनाता हुआ कई बड़े बड़े पत्थरों को साथ में लेकर वो आगे बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कई जगहों पर अब भी जो है वो इस लैंडस्लाइड के निशान जो है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कई जगहों पर मिट्टी अब भी इर्द गिर्द जो है वो पड़ी हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप देखें तो अब भी जो यहाँ पे स्वयंसेवी संस्था की तरफ से यहाँ पर रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अब भी लोगों की यहाँ पर खोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नाते रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुँचे हुए। आप सामने घर देख सकते हैं, ये
ठीक घर आप इसकी ये जो घर की आप देख रहे हैं कि काफ़ी ऊंचाई पर ये घर हुआ करता था, किस तरह से तहस नहस हो गया। इसके नीचे भी कई घर हुआ करते थे। इस तरह की जानकारी साफ तौर पर यहाँ पर जो रहने वाले लोकल्स हैं उनकी तरफ से दी जा रही है। इस तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाए कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज़ हुआ रहेगा कि पूरी तरीके से ये चीरता हुआ, इस पूरे इलाके को चीरता हुआ आगे चूरामला गांव को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। और इस पूरे इलाके में अगर देखें तो यहाँ पर कई रिसोर्ट और घर जो है वो बने हुए थे जो पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। दूसरा आप देख सकते हैं कि कई बड़े बड़े पत्थरों को ये अपने साथ, जो लैंडस्लाइड का मलबा था वो साथ ले आया, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान इस पूरे इलाके में देखने को मिला है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 100 के करीब शव इस मुंडकई गांव से जो है वो रिकवर किए जा चुके हैं। और अब भी राहत और बचाव का कार्य यहाँ पर आर्मी, एनडीआरएफ और जो केरला की लोकल टीम्स है, यहाँ की पुलिस है, वो सभी लोग यहाँ पर मदद जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वायनाड में भूस्खलन से सबसे ज़्यादा प्रभावित चुरमाला और मुंडकई तक संपर्क के लिए सेना ने 190 मीटर लंबा पुल बनाया है। इस पुल के बन जाने से पीड़ितों तक मदद पहुंचाना आसान हो जाएगा। दक्षिण भारत के राज्य केरल के वायनाड के चूरमला में तो इंडियन आर्मी की और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी। कल यहां पर बड़ी संख्या में रेस्क्यू ऑपरेशन देखने को मिला जो कि अब भी जारी है। लेकिन मुंडकई जो कि यहां से काफ़ी ऊंचाई पर है और क्योंकि इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई कि कई ब्रिज जो है वो पानी और लैंडस्लाइड की वजह से टूट गए। अभी फिलहाल इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर अस्थायी तौर पर 190 मीटर इतना बड़ा ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम जो है वहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है और बहुत ही कम समय के भीतर ये ब्रिज जो है बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों की डेड बॉडीज अभी भी यहाँ पर रिकवर की जा रही है। हमको बता दें कि इंडियन आर्मी के पास इस तरह के इक्विपमेंट्स हमेशा उपलब्ध होते हैं जिसके ज़रिए वो इस तरह का अस्थायी तौर पर ब्रिज जो है वो बना सके। इस ब्रिज की मदद से जो एनडीआरएफ की टीम है और जो दूसरे राहत और बचाव के लिए यहाँ पर स्वयंसेवी संस्था भी पहुँचे हुए हैं, वे मुंडकई की तरफ जो है वो मूव करेंगे और वहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि अब 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है ये लैंडस्लाइड हुए और ऐसे वक्त में अभी भी वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की आशंका जो है जताई जा रही है और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में ये अस्थायी तौर पर जो पुल है यहाँ पर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को मूसलाधार बारिश के दौरान गोमती नगर होटल ताज के पास अंडरपास में भरे पानी में राहगीरों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को हटा दिया गया है। साथ ही गोमती नगर थाने के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा चौकी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। बाइक सवार महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में अभी तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बाकी की तलाश की जा रही है। लखनऊ पुलिस ने बताया कि 31 जुलाई को ताज होटल के निकट गोमती नगर थाना क्षेत्र में बने अंडरपास के पास बारिश से जल भराव होने के दौरान आने जाने वाले राहगीरों व वाहनों के साथ कुछ अराजक तत्वों द्वारा हुड़दंगाई की गई थी। साथ ही आपत्तिजनक हरकतों का संज्ञान लेते हुए थाना गोमती नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 अलग अलग टीम बनाकर उन्हें लगाया गया है। दिनांक 31/7/2024 को थाना गोमती नगर क्षेत्रांतर्गत हुई घटना के संबंध में तत्काल लखनऊ पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया। सख्त कार्रवाई हेतु 3 टीमों का गठन किया गया। साक्ष्यों के आधार पर जिन लोगों का चिन्हीकरण हुआ था उसमें से 4 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मोहम्मद अरबाज, विराज साहू, पवन यादव और सुनील कुमार शामिल हैं। लगातार टीमें दबिश दे रही हैं गिरफ्तारी हेतु और जल्द ही इनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। और हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। रणवीर, अमूमन ऐसा होता है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जो जूनियर लेवल का स्टाफ होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करके जो है कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसके बारे में अपनी टिप्पणी भी की है और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। देखिए, निश्चित तौर पे ये लखनऊ का मामला है, उस जगह का मामला है जो लखनऊ का सबसे वीवीआईपी इलाका, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे वीवीआईपी इलाका, और लखनऊ शहर में ज़रा से बारिश हुई
वाटर लॉगिंग हुई और कुछ लोग सड़कों पर मौज मस्ती करने निकले। आप तस्वीरों में देखिए सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं, कुछ महिलाएं भी हैं उसमें, वो इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस बीच में चंद लोग ऐसे थे जिनके ऊपर शायद वो मौज मस्ती से ज़्यादा हुड़दंगे ही सवार थी, उनके एक बदसलूकी करने की नीयत थी। और इसी वजह से जब बाइक सवार दो लोग जा रहे थे जिसमें पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, तब इन लोगों ने पहले शुरुआत की पानी फेंकने से और उसके बाद जब वो बाइक सवार गिर गए तब उस लड़की के साथ बदतमीज़ी की। वीडियो बना, वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद इस मामले को सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संज्ञान में लिया। कल 2 गिरफ्तारी हुई थी और आज सुबह 2 गिरफ्तारी हुई, कुल 4 गिरफ्तारियां हुई और जो वीडियो बने हैं उन सारे वीडियोस से आरोपियों की पहचान की जा रही है। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं था। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी तीनों को उनके पद से हटाकर शंटिंग पोस्ट पर भेज दिया और जो चौकी पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 3 सिपाही थे उनको निलंबित किया। और आप इस मामले की गंभीरता समझिए, ये मामला आज यूपी के विधानसभा में उठाया गया जब कांग्रेस नेता मोना मिश्रा ने इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की और जवाब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो घटना चाहे कहीं भी हो, लेकिन लखनऊ जैसे शहर में जहाँ पे कमिश्नरेट है, जहाँ पर हर जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, इस तरह की बदसलूकी अगर की जाती है तो जाहिर है कि मामला बहुत संगीन हो जाता है। और इस वजह से इस मामले में जो 4 टीमें पुलिस की बनाई गई हैं वो अलग अलग तरीके से सीसीटीवी और जो वीडियोज़ वायरल हुए हैं उनके आधार पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान करके उनको ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। और मामला यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जिनमें मोहम्मद अरबाज, सुनील कुमार, पवन यादव और चौथा आरोपी विराज साहू, इन चारों को लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि इसमें कोई सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलेगी बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी। तो सीधा एक मुख्यमंत्री ने इशारा दे दिया है कि मामला सिर्फ गिरफ्तारी और जेल भेजने तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो यूपी का एक कल्चर है, बुलडोज़र पद्धति, उसमें अभी फ़िलहाल चिन्हीकरण होगा उनके घरों पर। और अगर कोई कुछ इस तरह का दोष निकलता है तो जाहिर है कि उस तरह की कार्रवाई हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। जी, जो बात कही है मुख्यमंत्री ने, सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या मुकदमे की सुनवाई बहुत तेज़ी के साथ होगी? अन्य जो कार्रवाई जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ होगी? देखिए, माना यही जा रहा है कि इस तरह की घटनाओं में पहले तो जो आरोपी हैं उनका दोष साबित हो, इसको लेकर के सरकार तेज़ी से लाएगी। प्रोसिक्यूशन जिसको कहते हैं कि यूपी में मुकदमा दर्ज होना और उसके बाद लेट लतीफ़ी ये ना हो, इसके लिए सरकार ने प्रोसिक्यूशन में तेज़ी लाई है। जो सरकारी वकील हैं उनको कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस मुकदमे में कुछ निष्कर्ष निकले, इसकी भी कोशिश होगी। और एक इशारा संभवतः इसलिए दिया है कि कई बार इस तरह की घटनाओं में जो भी लोग सामने आते हैं उसके बाद पुलिस और प्रशासन को लगाया जाता है जाँच पड़ताल करने के लिए, और अगर कोई कमी निकलती है तो कई बार बुलडोज़र चलता है। और ये भी इशारा संभवतः आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने दिया है, क्योंकि यूपी में लखनऊ में वीवीआईपी इलाके में ताज होटल और अंबेडकर पार्क के बीच में अंडरपास के पास इस तरह की सैकड़ों की भीड़ अगर किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी करे तो जाहिर है कि इस तरह का मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है बल्कि लखनऊ जैसे शहर की तहजीब और अदब पर भी सवालिया निशान लगाता है। चुनिंदा लोग, बहुत चुनिंदा लोग, 10-12 होंगे, लेकिन पूरे शहर की और पूरे राज्य की इस तस्वीरों से बदनामी होती है। और इसीलिए जो कार्रवाई है वो बहुत तेज़ी में होगी, इसकी पूरी संभावना है। गिरफ्तारी 4 की हुई है और गिरफ्तारियों में भी अभी कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, इसके लिए भी पुलिस की जो टीमें हैं वो कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रणबीर इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। SC/ST आरक्षण के भीतर अब कोटा मान्य होगा, यह फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। SC/ST आरक्षण में एक सब कैटेगरी बन सकती है। अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। सरकार सब कैटेगरी बना सकती है ताकि अधिक भेदभाव झेलने वालों को महत्व दिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया है। आंध्र प्रदेश मामले में 5 जजों की पीठ का ये 2004 का फैसला था। अब 7 जजों की पीठ ने 6-1 के बहुमत से आज फैसला दिया है। और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर वरिष्ठ वकील श्रवण कुमार से बात की। आइए सुन लेते हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के संविधान पीठ का एक ऐतिहासिक फैसला आया है और 7 जजों के संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से ये व्यवस्था दे दी है कि SC और ST समुदाय यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के भीतर भी उपवर्गीकरण राज्य सरकारें कर सकती है, यानी कोटे के भीतर भी एक और कोटा
जो दबे कुचले वर्ग के हैं और ज़्यादा पिछड़े हैं इन दोनों कैटेगरीज में, उनको आरक्षण जो है 15% तक आरक्षण देने की वो दे सकती हैं। हमारे साथ तेलंगाना सरकार के वकील हैं श्रवण कुमार। सर, इस फैसले को आम लोगों के लिए एक बार आप समझाएं, कितना ऐतिहासिक और कितना बड़ा फैसला है ये? नहीं, ये बहुत साल से मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पहले चेन्नप्पा जजमेंट, वो जो आंध्र प्रदेश चेन्नई जजमेंट आंध्र प्रदेश का लेजिस्लेशन के ऊपर ही आया था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। उस जजमेंट में स्टेट को पावर नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, पार्लियामेंट को पावर है। जो भी करना है रिजर्वेशन, पर्टिकुलरली SC ST रिजर्वेशन के हिसाब में, वो पार्लियामेंट को पावर है, स्टेट को पावर नहीं। वो जजमेंट था चेन्नई, आज उसको रिवर्स किया है 6:1 हिसाब से, और इसके अनुसार अब स्टेट्स को पावर मिल जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों जो यूनाइटेड स्टेट थे उस टाइम से ही वहाँ ये डिसीजन हुआ था, लेजिस्लेशन भी पास हुआ, वो इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ था। बट सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के बाद वहाँ हाई कोर्ट ने मदद किया था, उसको कंफर्म किया था जो गवर्नमेंट का डिसीजन था। बट अल्टीमेटली यहाँ 5 मेंबर जजमेंट उसको जो आंध्र प्रदेश सेट असाइड कर दिया था। बट फाइनली आज जो एक क्लैरिटी आया है कि सब कैटेगराइजेशन विद इन दी SC रिजर्वेशन वो कर सकते हैं स्टेट्स, वो आज का सबसे अहम बात यह है कि कुछ ये भी, लेकिन एक कैप भी लगाया, कंडीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि ऐसा नहीं कोई भी स्टेट अपनी विम्स के जरिए लगा दे, अपनी मर्जी से लगा दे इसको, पॉलिटिकली या कोई भी है, उस तरह नहीं करना है। जो भी है एम्पेरिकल डाटा से करना है। वो सारा डाटा सब कुछ हमने बेसिकली हमारा तेलंगाना स्टेट में, आंध्र तेलंगाना स्टेट में वो डाटा के हिसाब से ही ये जो डिसीजन हुआ था। तो जो भी डाटा है सब किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिसको वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स मिलना है पॉपुलेशन के हिसाब से, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन भी क्राइटेरिया बनाया है और बैकवर्डनेस भी क्राइटेरिया बनाया है। वो सारा इश्यूज़ बना के पर्टिकुलरली हमारा जो तेलंगाना स्टेट्स में एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, वो सारा नज़र में रखते हुए 2-3 कमिटियाँ भी बनाया था और उषा मेहरा कमेटी भी उसको, जस्टिस उषा मेहरा कमेटी भी सपोर्ट किया। तो एम्पेरिकल डाटा के अनुसार ये जो सब क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, यूनिलैटरली नहीं करना है। एक और आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बजट में दिल्ली का हिस्सा काफ़ी कम है। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय और सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि MCD को बिल्कुल पैसा नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट पे आम लोगों को कुछ नहीं है। इस बार भी नगर निगम को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है केंद्र सरकार को। दिल्ली की जनता, पढ़ी लिखी जनता, सेंसिबल जनता इनकम टैक्स पे करती है लगभग 2 लाख हजार करोड़। CGST 25,000 करोड़ का पैसा देती है। जब दिल्ली की जनता जिम्मेदारी से केंद्र सरकार को टैक्स जमा कराती है, तो केंद्र सरकार जिम्मेदारी से दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के कामों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए, दिल्ली की साफ सफाई के लिए ये पैसा क्यों नहीं दे रही? वो सारा का सारा इनकम टैक्स करीब 2,07,000 करोड़ रुपया सालाना दिल्ली का इनकम टैक्स सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है। अर्बन बॉडीज के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट देती है। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वो हक मांग रहा हूं जो MCD को अर्बन लोकल बॉडी होने के नाते केंद्र सरकार को देना चाहिए।